एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इंग्लिश विद जितेंद्र राजभर यूपी 45 चैनल पे बच्चों। और आज की इस क्लास में हम टेंस टॉपिक को कवर करेंगे। जैसा कि मैंने मोस्टली बच्चों का देखा, एक डाउट है कि वो बेसिक्स उनकी बहुत वीक होती है, बहुत पुअर होती है। और जब बात करते हैं टेंस की तो वो टेंस को मतलब रूल्स भी याद कर लेते हैं कैसे करके, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। तो आज के सेशन में सबसे पहले बात करेंगे टेंस है क्या, टेंस के रूल्स क्या हैं, और हमें टेंस के रूल्स को इंप्लीमेंट करना कैसे है। तो ये इसका पार्ट 1 है, जिसमें हम ऑलमोस्ट आज 35% कवर कर लेंगे। मेन मेन बातें जो आज कवर करेंगे, टेंस क्या है, टेंस किस बेस पर चलता है सर, क्या चीज टेंस सीखने के लिए बहुत जरूरी है बॉस, और टेंस के जो रूल्स है उनको याद करना ही नहीं, उनको इम्प्लीमेंट करना, और उनके बेसिस पे जो एरर आते हैं उनके लिए हम क्या चीजें और करें। ठीक है मेरे भाई, तो आओ स्टार्ट करते हैं क्लास। आपने देखा होगा सर, जैसे कि नाम इसका टेंस दिख रहा है ना बॉस। आप अगर बात करें टेंस की, तो ये क्या करता है, इट शोज द टाइम ऑफ एनी एक्शन। ये किसी भी एक्शन के टाइम को बताता है मेरे भाई, ये बात सभी को पता होगी। अच्छा ध्यान देना, टेंस जैसे ही आप देखोगे सर, आपके दिमाग में एक वर्ड और आएगा, सेंटेंस। क्या आएगा बाबूजी? सेंटेंस। क्या आएगा भाई जी मेरे? सेंटेंस। सेंटेंस में देखो यहाँ भी टेंस लिखा हुआ है, हाँ है ना मेरे भाई, सभी को पता है। अच्छा एक बात और ध्यान देना भाई, सेंटेंस के हमारे पास 3 एलिमेंट होते हैं, एस प्लस वी प्लस ओ। क्या मेरे भाई? एस प्लस वी प्लस ओ। एस का मतलब सिग्नेचर, वी का मतलब वोडका, और ओ का मतलब ओल्ड मंक, ठंडा गया, है ना भाई। क्या ये सही है? नहीं सर। एस का मतलब सब्जेक्ट, वी का मतलब वर्ब, और ओ का मतलब ऑब्जेक्ट। मेरे भाई ध्यान देना, यहां पे ना सर जो टेंस का पूरा लॉजिक है वो सर किससे है? सर वर्ब से। किससे मेरे भाई? वर्ब से। तो एक बात आप पहले अच्छे से कहीं नोट करके रख लो, अगर आपको वर्ब के बारे में नहीं पता है मेरे भाई, आपको थ्री फॉर्म्स ऑफ नहीं पता है मेरे भाई, तो यकीन मानना आपको टेंस समझने में बहुत दिक्कत होगी, बहुत ज्यादा होगी। और अगर आपने थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब को अच्छे से समझ लिया, 200, 250, 300 याद कर लिए 2, 4, 5 दिनों में, तो सच बता रहा हूं आप किताब पढ़ के भी टेंस सीख जाओगे और उनको इंप्लीमेंट करना भी सीख जाओगे। तो सबसे बड़ी बात मैंने क्या बताई आपको, टेंस का पूरा लॉजिक डिपेंड करता है आपके बेटा वर्ब पे। गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा भाई, यहां पे जैसे हमने पढ़ा टाइम को, एक वर्ड टाइम है मेरे भाई। सबसे पहले यही बात कर लेते हैं सर, एक होता है हमारे पास टाइम। क्या होता है बच्चों? टाइम होता है, ध्यान सुनना। और एक होता है हमारे पास टेंस मेरे भाई। ये दो शब्द लिखे मैंने आपके सामने, बड़े प्यारे प्यारे। टाइम क्या होता है बच्चों, ध्यान देना। क्या दोनों एक ही हैं? क्या दोनों में कुछ डिफरेंस है? अगर डिफरेंस है तो किन बेसिस पे डिफरेंस है बेटा? ध्यान से समझना, जो टाइम होता है हमारे पास, ये एक ग्रामेटिकल टर्म, सॉरी क्या कहा मैंने, टाइम हमारे पास एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। क्या मेरे भाई? यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट होने का मतलब क्या है मेरे भाई, कि हर जगह एक ही कॉन्सेप्ट चलता है कि एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट। हाँ ना, वो अलग बात है कि ज्योग्राफिकल फैक्ट की वजह से हर जगह का टाइम अलग अलग है, लेकिन फाउंडेशन जो है, फंडामेंटल जो टाइम का, वो हर जगह एक ही है भाई। हाँ या ना सर, इसे यूनिवर्सल कहा गया है। अच्छा टेंस क्या है बच्चों? ये ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। क्या कहा मैंने बच्चों? ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट कहने का मतलब क्या हुआ मेरे भाई? ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट कहने का मतलब ये ग्रामर बेस्ड है, और आपको पता ही होगा कि हर लैंग्वेज की अपनी अलग ग्रामर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने हिंदी का काल सीख लिया तो ये थोड़ी कि आपको इंग्लिश का टेंस आ गया, उर्दू का टेंस आ गया, जर्मन का आ गया। नहीं मेरे भाई, हर भाषा का अपना अलग ग्रामर है। ठीक है मेरे बेटे? अच्छा अगली बात समझो, जो टाइम है ना बेटा, ये बेसिकली रिप्लाई ऑफ व्हेन होता है। क्या होता है? रिप्लाई ऑफ व्हेन होता है। क्या कहा भाई मैंने? टाइम क्या होता है बच्चों हमारे पास? रिप्लाई ऑफ व्हेन होता है। व्हेन की अगर हम बात करें रिप्लाई की, जैसे मैंने कहा सर टुडे, टुडे एक टाइम है सर। मैंने कहा नाउ, टाइम है सर। मैंने कहा यस्टरडे, टाइम है सर, ध्यान देना। मैंने कहा ऑलवेज, ये सब टाइम है बेटा, ध्यान देना। मैंने कहा सर इटीसी, और भी रख लो, ऑफन है, सम टाइम है ना, स्टिल है, ऑलरेडी है, रिसेंटली, सब टाइम। जो भी वर्ड सेंटेंस में रिप्लाई करेगा व्हेन का, वो टाइम होगा। गेटिंग माय पॉइंट बेटा? अच्छा सर, ये क्या है बेटा, ध्यान रखना, इट इज बेस्ड ऑन, ये पूरा किस पर बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन वर्ब। वर्ब कह लो मेरे भाई, या वर्ब की फॉर्म पर कह लो भाई। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। तो ये पूरा किस पर बेस्ड है टेंस बेटा? वर्ब पे। अगर आपको वर्ब की फॉर्म्स अच्छे से आती है, या आप टेंस सीखना चाहते हो, तो सबसे पहले बेटा वर्ब की फॉर्म पे काम करना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? एक सवाल दिखाता हूं आपको मैं, और ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बेटा जो लिख रहा हूं मैं आपके लिए, ये बेटा हमारे एग्जाम पैटर्न पे हमेशा आता है। ठीक है, मैं लिखा पे, आई एम इल
यस्टरडे। ध्यान से देखना बच्चों, आई एम इल यस्टरडे, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको दो बातें समझनी है सर। पहली बात, ये जो एम है ये एक वर्ब है, हाँ या ना सर। अच्छा, ये यस्टरडे बच्चों यहाँ पे क्या हमारे पास व्हेन का रिप्लाई है सर। व्हेन का रिप्लाई मतलब ये टाइम हुआ, हाँ या ना मेरे भाई। अच्छा, और ये टेंस हुआ मेरे भाई, हाँ या ना सर। अब यहाँ पे एक बड़ी कंफ्यूजन हमारे सामने आ गई, बड़ी प्यारी कंफ्यूजन, और यही कॉन्सेप्ट आपके पूरे टेंस में चलता है। ध्यान से सुना, समझना मेरी बातों को। अगर मैं एम को देखूं तो सर एम अपने आप में प्रेजेंट हुआ, हाँ या ना मेरे भाई, हुआ ना मेरे भाई। अच्छा, यस्टरडे को देखा सर, ये अपने आप में पास्ट हुआ, बिल्कुल हुआ मेरे भाई। एम के अकॉर्डिंग यस्टरडे गलत है और यस्टरडे के अकॉर्डिंग एम गलत है, ये बात सबको समझ में आ रही है। तो इसका मतलब मैं क्या इस क्वेश्चन को दो तरीके से ठीक कर सकता हूं? मेरे कहने का समझो फिर से। अगर एम ठीक है तो यहाँ पे टुडे या नाउ करो, हाँ या ना मेरे भाई। अच्छा, अगर यस्टरडे ठीक है तो यहाँ पे वॉज करो, हाँ या ना मेरे भाई। तो क्या इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं? दैट इज अ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके लिए। अब समझना हम करेंगे क्या बेटा। यहां पे एक मस्त लाइन लिख रहा हूं, बड़ी काम की लाइन है, बहुत दूर तक आपके साथ चलेगी ये। टाइम ऑलवेज डिसाइड्स टेंस। क्या मैंने कहा मेरे भाई? एक बार पढ़ना इसको। टाइम ऑलवेज डिसाइड टेंस। टाइम टेंस को डिसाइड करता है, ना कि टेंस डिसाइड करेगा टाइम को। गेटिंग माय पॉइंट सर? बात समझ में आ रही है? क्या मैंने कहा? टाइम ऑलवेज डिसाइड टेंस बेटा। टाइम डिसाइड करेगा टेंस को, ना कि टेंस डिसाइड करेगा टाइम। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई यहाँ पे, इसका मतलब ये हुआ कि जो टाइम है ना ये सर सही है, गलत क्या है हमारे पास ये। तो अब आपको शायद एक बात यहां समझ में आ रही होगी, टेंस के रूल्स को याद कर लेना ही सब कुछ नहीं है। आपको टेंस के रूल्स के साथ साथ हर टेंस के लिए वो टाइम वर्ड को भी सीखना जरूरी है, याद करना जरूरी है, क्योंकि वही टाइम वर्ड जस्टिफाई करते हैं कि वो रूल जो लगा है टेंस का, जो वो वर्ब की फॉर्म लगी है टेंस की, वो सही है या गलत है मेरे भाई। तो यहां पे आपने दूसरी बात समझी बेटा। पहली बात ये समझी कि वर्ब का मतलब सर टेंस हुआ। दूसरी बात ये क्या समझा सर, कि कोई भी वर्ब अगर टेंस को बताता है तो वो स्टेटमेंट का जो टेंस, जो सेंटेंस का वो टेंस लिखा वो सही है या गलत है, वो जस्टिफाई करता है टाइम। कौन करता है बेटा? टाइम मेरे बच्चे, हाँ या ना सर। अच्छा सर, अब अगली बात अगर समझने का काम करें तो यहाँ पे एक बात छोटी सी और समझ लेते हैं यहीं पे बेटा, कि जो हमारे पास ये टाइम और टेंस है बेटा, टाइम या टेंस कह लो, ठीक है भाई, टाइम या टेंस कह लो, ये एक रिलेटिव टर्म है। क्या बच्चों? इट इज अ रिलेटिव टर्म। इट इज अ रिलेटिव टर्म। ये एक रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव का मतलब क्या होता है बच्चों? रिलेटिव का मतलब वो रिश्तेदार नहीं बॉस। रिलेटिव का मतलब होता है रेफरेंसेस बेस पर है। जैसे एग्जांपल समझो, अगर मैं आपसे कहूं क्या मैं इस समय गति में हूं या मैं स्थिर हूं, क्या आप आंसर बता पाएंगे? आप अगर कहेंगे हाँ तो भी आप सही हो, अगर आप कहेंगे सर नहीं तो भी आप सही हो। इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब ये है कि जैसे अगर मैं अपने आप को कंपेयर करूं इस कैमरे से तो मैं इसमें स्थिर हूं, हाँ या ना सर। और अगर मैं अपने आप को ये कंपेयर करूं कि मैं पृथ्वी पर हूं और पृथ्वी सूरज के चारों चक्कर लगा रही है, सूरज से कंपैरिजन करूंगा तो मैं सर गति में हूं सर, हाँ या ना सर। तो खेल यहाँ पे पता है क्या? खेल है कंपैरिजन का। जैसे एग्जांपल समझो मेरे बच्चे, मैंने अगर यहाँ ये कहा 2000 2040 2000 ज्यादा दूर ले लिया हमने, मैंने कहा 2027, ये कौन सा टाइम है सर? तो मोस्टली बच्चों का आंसर आएगा सर फ्यूचर। क्या आएगा भाई? फ्यूचर आएगा, हाँ या ना सर। लेकिन बेटा ये अपने आप में कुछ नहीं है, सारा खेल कंपैरिजन का। मान लो सर आज की डेट, मान लो सर आज की जो डेट है वो हमारे पास है 25 सितंबर 2049, आज की जो डेट है। तो उसके हिसाब से क्या हो गया बॉस? ये उसके हिसाब से क्या हो गया बॉस? ये हो गया हमारे पास पास्ट, हाँ या ना सर। तो इट्स ऑल अबाउट योर कंपैरिजन पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट, है ना बेटा। जैसे मैथमेटिक्स में क्या होता है बेटा, मैथ्स में क्या होता है हमारे पास, ध्यान से सुनना। अगर ये जीरो है, जीरो से आगे चलोगे आप तो आपको सब कुछ क्या पाएगा मेरे भाई? पॉजिटिव। क्या पाएगा भाई? पॉजिटिव, हाँ या ना सर। और जीरो से पीछे आओगे तो सब आपको क्या पाएगा? नेगेटिव। ये जीरो कंपैरिजन पॉइंट है, इसके आगे पॉजिटिव, पीछे आओगे नेगेटिव मेरे भाई। ऐसे इंग्लिश में हमारे पास होता है प्रेजेंट टेंस। क्या होता है बच्चों? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट से आगे चलोगे तो सर फ्यूचर कहलाएगा, और प्रेजेंट से पीछे आओगे मेरे भाई तो पास्ट कहलाएगा। गेटिंग माय पॉइंट बेटा? सभी को बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये हुआ
कि जैसे मैथमेटिक्स में नंबर लाइन पे जीरो रेफरेंस पॉइंट होता है, न्यूट्रल पॉइंट होता है, ऐसे हमारे पास किसी भी टाइम को मेजर करने के लिए प्रेजेंट का होना बहुत जरूरी है। हम किसी भी समय को प्रेजेंट से ही मेजर करते हैं कि वो पास्ट है कि फ्यूचर है मेरे बेटा। उसको बात समझ में आ गई? तो किसी भी टाइम को जब बताना होगा तो प्रेजेंट से ही कंपैरिजन किया जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट बेटा? चलो सर आगे बढ़े यहां से। आओ जी नेक्स्ट बातचीत पे। अब यहां पे एक सवाल ये उठता है बच्चों के मन में, सर टेंस के रूल्स जो होते हैं बच्चों उसको भौकाल समझते हैं। ध्यान से सुनना, बच्चों के लिए टेंस के रूल्स ना बहुत बड़ा भौकाल होता है कि यार रूल याद नहीं होते, और याद कर भी लेते हैं कैसे तैसे एक बार, तो फिर बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो मैं आज के इस सेशन में जो मेरा मेन मोटो वो यही है कि रूल्स को आपको रटवाऊंगा नहीं, समझाऊंगा, आपके दिल दिमाग जहन में बिठा के जाऊंगा अगर आपने शिद्दत और ईमानदारी से सेशन देख लिया। ठीक है मेरे भाई? चलो देखो, सबसे पहले जब हम बात करते हैं टेंस के रूल्स की मेरे बच्चे, टेंस के रूल्स की जब हम बात करते हैं मेरे बच्चे, तो यहां पे पूरा खेल जो है ना इस वर्ब की फॉर्म का है। किसका सर? एक है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, एक है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और एक है मेरे भाई वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ध्यान से सुनना समझना, खेल किसका है सर? इसका। फर्स्ट सेकेंड थर्ड आईएनजी बेटा। अच्छा, इसको हम जो 1 2 3 आईएनजी कह रहे हैं, क्या ये इनका एक्चुअल में नेम है या इनका नाम कुछ और भी है? जैसे समझो एक घर में अगर 3 4 भाई बहन है, मान लो छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 4 साल का है, एक 3 साल का है, एक 2 साल का है, एक 7 8 महीने का है, तो उस घर में कैसे बुलाएंगे? कोई मान लो बाहर से रिश्तेदार आया, आपके पापा का दोस्त आया आपके पापा के साथ, तो जैसे घर में वो एंट्री करके क्या बोलेगा? अरे भाई साहब ये कौन है? ये फर्स्ट नंबर का, ये सेकंड का, ये थर्ड की, और ये आखिरी वाला। हाँ या ना सर? तो ये क्या आपके एक्चुअल में नेम है 1 2 3 4? नो बेटा, इनका नाम भी है। इनका नाम कैसे याद करना है समझो बेटा। फर्स्ट फॉर्म को हम बोलते हैं बच्चों सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या मैंने कहा सर? प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये फर्स्ट फॉर्म का नाम है। ऐसे ही सेकंड फॉर्म का नाम क्या है मेरे भाई? सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट। ध्यान से सुनना मेरे भाई। थर्ड का नाम होता है बच्चों परफेक्ट। क्या होता है बच्चों? परफेक्ट। और आईएनजी का नाम क्या होता है मेरे बच्चे? कॉन्टिन्यूअस। ध्यान से सुनना समझना। ठीक है भाई, ध्यान देना। तो ये हमारे पास जो वर्ब की फॉर्म है इनके नाम हो गए। ठीक है मेरे भाई? अच्छा, एक सवाल आपके मन में यहाँ आ सकता है अगर आप सोचेंगे तो, और सोचना बहुत जरूरी सर लैंग्वेज के अंदर, कि सर हमने फर्स्ट फॉर्म को ही प्रेजेंट क्यों कहा और सेकंड को पास्ट क्यों कहा? ऐसा भी तो हो सकता था कि पहले वाले को पास्ट कह दो, दूसरे वाले को प्रेजेंट कह दो भाई, ये भी तो पॉसिबल था। चलो मैं एग्जांपल समझाता हूं आपको। एक क्या वजह होगी इनकी? देखो सर, मान लीजिए एक रिंकी नाम की लड़की है, उसकी सहेली है बबीता, सहेली है बबीता। ठीक है सर, काल्पनिक नाम है ये। रिंकी के पास 2 कार है सर, एक ऑल्टो है और एक बीएमडब्ल्यू है। ठीक है सर, दोनों आपस में दोस्त हैं ये। ठीक है, रिंकी के पास 2 कार हैं, ऑल्टो और बीएमडब्ल्यू। ध्यान से सुनना। लेकिन हुआ क्या कि बबीता ने रिंकी को चीट करके, डिसीव करके उसकी बीएमडब्ल्यू छीन ली। बीएमडब्ल्यू छीन ली मतलब डिच करके, चीट करके, डिसीव करके, जैसे भी छीन ली। अब रिंकी के पास प्रेजेंट में कौन सी गाड़ी है सर? ऑल्टो। और पास्ट में कौन सी गाड़ी हो गई सर? बीएमडब्ल्यू। पास्ट बोले तो बेटा, पास्ट बोले तो सर एक्स। क्या सर? एक्स। अच्छा, एक एक्स ये होता है और एक एक्स मेरे भाई ये होता है। इस एक्स का मतलब होता है फॉर्मर, भूतपूर्व, है ना भाई? और इसका मतलब क्या होता है बेटा? शबाश, कुल्हाड़ी। दोनों में एक समानता है, दोनों काम करती है काटने का, ये भी काटती है ये भी काटती है। खैर छोड़ो, इसको हटाओ यहां से। चलो भाई आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है हमारे पास। रिंकी के पास प्रेजेंट में ऑल्टो है, पास्ट में होगी बीएमडब्ल्यू। अब इस रिंकी को सर, जैसे मनीषा नाम से एक डॉन, लेडी डॉन है सर हरियाणा की, ये कॉल करती है कि भाई रिंकी तेरे पास 2 कार है, एक कार बचा ले, एक कार खाई में जाएगी। एक कार बचा सकती है, एक कार खाई में जाएगी। तो खुद सोच के बताओ रिंकी कौन सी गाड़ी बचाएगी, बीएमडब्ल्यू या ऑल्टो? ये वो बीएमडब्ल्यू है जो इसके पास अब नहीं है, बबीता के पास चली गई, और ये वो ऑल्टो है जो सस्ती है पर इसके पास है। तो सर ऑब्वियस सी बात है सर, यहां पर रिंकी बचाएगी किसको सर? इसको। क्यों सर? क्योंकि मानव जीवन का ये एक नियम है, जो चीज उसके वर्तमान में है उसकी प्रायोरिटी फर्स्ट होगी। टूटी हो, फूटी हो, टेढ़ा हो, मेढ़ा हो, महंगा हो, नीला हो, पीला हो, मेरा पति मेरा शबाश।
है ना भाई। चलो एक एग्जांपल और समझाता हूं इसी बात पे। एक लड़की ने 14 फेब को स्टेटस लगाया, वैलेंटाइन डे के दिन स्टेटस लगाया, गोलू इज माई लाइफ। क्या लगाया सर? इंस्टा पे लगा दिया, व्हाट्सएप पे लगा दिया, स्नैप पे भी कर दिया सर, गोलू इज माई लाइफ। ठीक है भाई। हाँ, अब इसके पेरेंट्स ने क्या हुआ, इसके पेरेंट्स ने, रिश्तेदारों ने देख लिया इसका स्टेटस और इसको तुरंत भाई साहब गांव ले गए और 18 फेब को इसका ब्याह करा दिया चिंटू के साथ। किससे सर? चिंटू से। चिंटू कौन सर? जो ऐसे बना के खैनी ऐसे लगा लेता है, ध्यान रखना भाई। इसका ब्याह हो गया चिंटू से 18 फेब को और यही लड़की 19 फेब को मॉर्निंग में स्टेटस लगाती, माई हबी इज माई लाइफ। बात समझ में आ गई सर? जब इसके पास 14 फेब को गोलू था तो उसने गोलू का स्टेटस लगाया और अब इसका ब्याह 18 तारीख को चिंटू से हो गया, तो वर्तमान में कौन? चिंटू है। अब चिंटू इसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी हो गया। तो अल्टीमेट कुल कहने का मतलब यहां मेरे ये है कि हमारे जीवन में जो चीज हमारे वर्तमान में है उसकी प्रायोरिटी फर्स्ट होनी भी चाहिए मेरे भाई। ठीक है। अच्छा सर, अब इस कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, रूल्स की कहानी को ध्यान से समझना बच्चों। हमें इनको बताने के लिए हेल्पिंग वर्ब की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और पड़ती है मेरे भाई। हेल्पिंग वर्ब की जो हम बात करते हैं, ध्यान देना यहाँ पे, तो हमारे पास इंडेफिनिट टेंस को बताने के लिए हेल्पिंग वर्ब होता है डू और कॉन्टिन्यूअस टेंस को बताने के लिए हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होता है बी और परफेक्ट टेंस को बताने के लिए हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होता है हैव। मेरे भाई ध्यान देना, ठीक है भाई। ये होते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब, ठीक है मेरे भाई। हाँ जी। अब डू की जो फॉर्म होती है बच्चों वो होती है डू और डज। क्या होती है? डू और डज। सेकंड फॉर्म होती है डिड, यही आपको शुरुआत में याद करना है बेसिक्स में। और थर्ड होती है डन और आईएनजी होती है डूइंग। गेटिंग माय पॉइंट सर? अच्छा, ऐसे ही मेरे भाई बी की जो फर्स्ट फॉर्म होती है इज एम आर, प्रेजेंट फॉर्म। पास्ट फॉर्म होती है मेरे बच्चे वॉज वर। परफेक्ट फॉर्म होती है मेरे बच्चे बीन और आईएनजी होती है मेरे भाई बीइंग। हाँ या ना सर? हैव की जो फर्स्ट फॉर्म होती है सर वो होती है हैज हैव। सेकंड होती है सर हैड। थर्ड होती है मेरे भाई हैड और आईएनजी होती है मेरे भाई जी हैविंग। गेटिंग माय पॉइंट सर? ये होती है हमारे पास हैव की फॉर्म। ठीक है। अगर इतनी बातें समझ में आ गई, इतना आपने रट लिया शुरुआत में, तो भाई साहब सारे नियम एक कड़ी में जुड़े हुए हैं, एक के बाद एक अपने आप सॉल्व होता रहेगा। अच्छा, कुछ बच्चों को शुरुआत में यहां दिक्कत आती है कि सर इनमें से कौन सिंगुलर कौन प्लूरल। जिसके लास्ट में एस है वो सिंगुलर है बेटा, वर्ब याद रखना। ये सब सिंगुलर है। क्या मेरे भाई? सिंगुलर है। ठीक है भाई। क्योंकि वर्ब और नाउन दोनों में अपोजिट रिलेशन है। नाउन का नियम ये कहता है कि अगर मेरे पीछे एस आएगा तो मैं बनूंगा प्लूरल। वर्ब कहता है अगर मेरे पीछे एस आएगा मैं बनूंगा सिंगुलर, क्योंकि नाम और काम में दोनों में अपोजिट रिलेशन है। गेटिंग माय पॉइंट मेरे? अब आओ जी रूल की बात करते हैं। सबसे पहले हम रूल बना के देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। लो जी सर, अगर हमारे को रूल चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का तो हम कैसे बनाएंगे? शुरुआत में सब्जेक्ट होता है, आखिरी में ऑब्जेक्ट होता है, ये सभी को बात पता है मेरे भाई। प्रेजेंट इंडेफिनिट जैसी मैंने कहा सर, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट ये रहा, तो कौन सी फॉर्म बेटा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म बेटा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हाँ या ना मेरे भाई? अच्छा, सेम इसी तरीके से अगर मैंने कहा यहां पे पास्ट इंडेफिनिट का रूल बनाऊंगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल, तो ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट और ये रहा बेटा पास्ट। पास्ट इंडेफिनिट बेटा वर्ब की सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म मेरे बच्चे? वर्ब की सेकंड फॉर्म, ध्यान देना। ऐसे ही मेरे बच्चे अगर हम बनाएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का रूल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये रहा सब्जेक्ट और ये रहा ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखो आखिरी में लिखा है कॉन्टिन्यूअस। क्या लिखा है मेरे भाई? कॉन्टिन्यूअस। क्या लिखा है मेरे भाई? कॉन्टिन्यूअस। किसी भी कॉन्टिन्यूअस के लिए वर्ब की, मेन वर्ब की फॉर्म देखो बेटा कौन सी आती है? आईएनजी। कौन सी आती है बेटा? आईएनजी। तो यहां पे आप लगा दो आईएनजी फॉर्म। हाँ या ना भाई? बन गया। अब अगली बात देखो, हमें इसको कंप्लीट करने के लिए हेल्पिंग वर्ब भी चाहिए। कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या है बच्चों? बी। और मुझे बी की कौन सी फॉर्म चाहिए बेटा? कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है बी और मुझे बी की फॉर्म चाहिए प्रेजेंट। कौन सी फॉर्म चाहिए बेटा? प्रेजेंट फॉर्म। तो बी की प्रेजेंट फॉर्म देखो क्या होती है? इज एम आर। तो हमने यहां पे रख दिया इज एम आर। सारी कड़ी ऐसे ही बनी, बस ध्यान से सुनना आप लोग एक बार। अच्छा, अगर मैं चाहूं इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस करना, मैं यहां कर दूं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो अभी भी कॉन्टिन्यूअस है बॉस, हाँ या ना? तो अभी भी देखो इसमें भी आईएनजी रहेगा, लेकिन अब की बार हमें कौन सी फॉर्म चाहिए? बी की पास्ट। और बेटा बी की पास्ट फॉर्म क्या होती है? देखो ये रही बी की पास्ट फॉर्म। तो यहां क्या जुड़ जाएगा हमारे पास? वॉज और वर। गेटिंग माय पॉइंट सर? ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट।
ठीक है मेरे भाई। सेम इसी तरीके से बना है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट का रूल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। शुरुआत में सब्जेक्ट, आखिरी में ऑब्जेक्ट, नो डाउट सर, हाँ या ना सर। किसी भी परफेक्ट के लिए, किसी भी परफेक्ट के लिए बेटा, किसी भी परफेक्ट के लिए हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए? थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म मेरे भाई? थर्ड फॉर्म। और परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है मेरे भाई? हैव। क्या होता है मेरे भाई? हैव। तो यहां पे लिखा सर मैंने हैव। अच्छा, अब मुझे हैव की कौन सी फॉर्म चाहिए? प्रेजेंट फॉर्म। और हैव की बेटा प्रेजेंट फॉर्म क्या है हमारे पास? हैज हैव है। क्या बेटा? हैज हैव है। तो बन गया मेरे भाई ये रहा हैज, ये रहा हैव, बन गया मेरे भाई। अच्छा, सेम यही बदतमीजी यहां कर दी जाए सर कि इसको कर दे पास्ट परफेक्ट। क्या कर दे मेरे भाई? पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर मैं इसको पास्ट परफेक्ट टेंस करूंगा तो अभी भी बेटा वर्ब की थर्ड ही फॉर्म, क्योंकि परफेक्ट तो अभी भी है मेरे भाई। अच्छा, इसकी हेल्पिंग वर्ब हैव ही रहेगी, पर हैव की अब कौन सी फॉर्म चाहिए? पास्ट। और हैव की पास्ट फॉर्म क्या होती है बेटा? हैड। तो यहां लगा दो हैड, आपका बन गया सर ये रूल। तो इस तरीके से ही आपके सारे टेंस के रूल्स बनने हैं मेरे भाई। थोड़ा सा अगर दिमाग में जोर डालोगे, प्रैक्टिस करोगे, आपको जीवन भर नहीं भूलेगा। अच्छा, एक और टेंस रह गया, इसको ही बना देते हैं लो भाई, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हाँ या ना सर? लो जी सर। तो हमें पता है कि सर शुरुआत में सब्जेक्ट होगा, आखिरी में ऑब्जेक्ट होगा, नो डाउट सर। हाँ या ना? सिंस फॉर वो डिटेल पढ़ेंगे, वहां देखेंगे। ठीक है बेटा, ध्यान देना। किसी भी कॉन्टिन्यूअस के लिए कौन सी फॉर्म बेटा? आईएनजी फॉर्म। बन गया मेरे भाई। अब कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? बी। और बी के में कौन सी फॉर्म चाहिए? परफेक्ट। बेटा बी की परफेक्ट फॉर्म क्या है हमारे पास? बीन। क्या है मेरे बच्चे? बीन। क्या ये सेंटेंस पूरा हुआ? नहीं सर, अभी नहीं, अभी एक और चीज चाहिए। अब परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैव। और हैव की प्रेजेंट फॉर्म क्या होती है बेटा? हैज हैव। क्या होती है? तो यहाँ आ गया हैज, यहाँ आ गया हैव। बन गया भाई। अच्छा सर, अगर इसी को आप चाहोगे, इसी को आप चाहोगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस करना, तो सोच के बताओ कमेंट सेक्शन में क्या बदलाव करना पड़ेगा। वीडियो को रोक लेना, तब तक मैं आंसर बता दे रहा हूं। हैड, सिर्फ हैड ऐड करेंगे, बाकी चीजें सेम हमारे पास मेरे भाई, है ना? तो ये सर आपके सामने तैयार हुआ रूल। हाँ या ना मेरे भाई? एक बार लिख के हटाओ उसको जल्दी से। ठीक है, ठीक है भाई, चलो अब आते हैं जी आगे सर, ध्यान देना। आ गया हमारे पास पहला टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है मेरे भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो स्टेटमेंट लिखा है, ध्यान से सुनना समझना इस बातों को बेटा। इसमें मैंने एक वर्ड लिखा है इंडेफिनिट। बेटा इंडेफिनिट शब्द का मतलब क्या होता है बच्चों? इंडेफिनिट शब्द का मतलब क्या होता है? हाँ भाई, देखो बिल्कुल सही कहा आपने। डेफिनेट जो हमने लिखा, पहले लिखते हैं डेफिनेट। डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित। क्या होता है सर? निश्चित। क्या होता है सर? निश्चित। हाँ या ना सर? अच्छा, निश्चित हुआ। ओहो, निश्चित, हिंदी थोड़ी सी डाउन है भाई। डेफिनेट, है ना? निश्चित। हाँ या ना सर? जैसे इसके आगे इन लगाओगे उल्टा हो जाएगा अनिश्चित। क्या हो जाएगा मेरे भाई? अनिश्चित। क्या हो जाएगा मेरे भाई? अनिश्चित। हम किसी एक्शन को कैसे बोलते हैं और क्यों बोलते हैं अनिश्चित, आप सोच के तो कमेंट सेक्शन में बताना। तब तक मैं इसके बारे में एक बात और लिख दूं। इसके वाक्य के अंत में आपने पढ़ा होगा हिंदी में सर, ता है, ती है, ते है, ता हूं और ते हो। हाँ या ना सर? अच्छा, और बाकी आदि सर। लो भाई, हो गया। जैसे मैंने एक सेंटेंस कहा मम्मी खाना पकाती है, इसमें क्या चीज इंडेफिनेट है, क्या चीज अनिश्चित है? तो बहुत से बच्चों का देखो भी कमेंट आएगा, या जो आंसर माइंड में चल रहा हो क्या होगा कि सर मम्मी खाना क्यों पकाती है, किसके लिए पकाती है, कैसे पकाती है, ये इनके आंसर्स निकलेंगे। लेकिन नहीं मेरे भाई, यहाँ पे एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या समझो। एक एग्जांपल से, मान लो गोलू बेटा आप, एंड डोंट टेक इट पर्सनल भाई, पर्सनल मत लेना चीजों को। मान लो एक लड़का गोलू है, गोलू ये रात को 12:05 पे उठता है, अपने पापा के रूम में जाता है और उनकी पैंट से सिगरेट की डिब्बी निकाल के छत के ऊपर गमलों के पास आराम से बैठ जाता है सर। क्या सर? बैठ जाता है। हाँ सर, यहाँ पे कुर्सी लगा के आराम से बैठ जाएगा सर। ठीक है सर, लो सर बैठ गया। अच्छा, आराम से, और सिगरेट पी रहा है सर, और पी ही नहीं रहा सर, छल्ले भी बना रहा सर ऐसे करके। हाँ या ना मेरे भाई?
अब अचानक से क्या हुआ, गोलू के पापा आए और उसको कैच कर लिया। किसको सर? छल्ले को नहीं, गोलू को पीते समय। ध्यान से मेरी बात सुनना। अब गोलू के हाथ में सिगरेट आदि खत्म है, हवा में धुआं है, तो गोलू ये तो बोल ही नहीं सकता कि मैं नहीं पी रहा हूं। ये ऑप्शन तो पहले ही कट गया, हाँ या ना सर? गोलू के पापा ने गोलू को दो विकल्प दिया, चल तेरे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि मैं सिगरेट पीता हूं, दूसरा ऑप्शन मैं सिगरेट पी रहा हूं। तो गोलू बेटा कौन सा बोलेगा जिसमें कम थप्पड़ पड़े? सही कहा आपने, बिल्कुल। गोलू कहेगा मैं पी रहा हूं, पापा मुझे माफ कर दो, मैं पी रहा हूं, पर पीता हूं नहीं कहेगा। क्यों? अगर वो बोल देगा मैं पीता हूं, तो इसका मतलब पापा समझेंगे कि इसने आज से पहले भी पी है, आज तो पी ही रहा है, आगे भी पिएगा, हाँ या ना सर? तो जब हम किसी एक्शन को, जैसे मैंने कहा मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो इसका मतलब मैंने इससे पहले भी पढ़ाया है, आज तो पढ़ा रहा हूं, आगे भी सर पढ़ाऊंगा, हाँ या ना सर? तो अगर हम किसी सेंटेंस को ता है, ती है, ते है में बोल देते हैं बेटा, तो इसका मतलब ये होता है वो हमारे को तीनों टेंस के सेंस को बता रहा है, प्रेजेंट को भी, पास्ट को भी और फ्यूचर को भी बता रहा है मेरे भाई। और ये बात अरिस्टोटल ने कहा था, बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि जो व्यक्ति सबका बेस्ट फ्रेंड होता है वो किसी एक का बेस्ट फ्रेंड नहीं होता है। गेटिंग माय पॉइंट सर? तो इसी हिसाब से जो टेंस तीनों टेंस को बता देगा वो डेफिनेट या इंडेफिनिट, वो इंडेफिनिट कहलाएगा बेटा। इसका मतलब ये हुआ इट शोज द सेंस ऑफ ऑल थ्री टेंसेस। ये तीनों टेंस के सेंस को बताता है। तीनों का मतलब मेरे भाई क्या हुआ? ये बताने का काम कर रहा है अपने आप में सर। किसको? पास्ट को भी बता रहा है, हाँ या ना सर? ये प्रेजेंट को भी बता रहा है सर, हाँ या ना सर? और ये फ्यूचर को भी बता रहा है, हाँ या ना सर? ठीक है मेरे भाई, अब समझना बच्चों बात को। तो जो टेंस तीनों टेंस के सेंस को बताएगा वो बेटा ऑटोमेटिकली इंडेफिनिट ही कहलाएगा, डेफिनेट तो कहलाएगा ही नहीं। और ये भी याद रखना कि 12 जो हमारे टेंस है, इन 12 टेंस में एक ही टेंस है जो बेटा इंडेफिनिट है, मतलब जो जनरल सेंस बताता है। जनरल सेंस, जनरल सेंस का मतलब तीनों टेंस को बता रहा है, वो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या मेरे भाई? प्रेजेंट इंडेफिनिट। बाकी जितने 11 बच गए ये सब अपने अपने आप को बताएंगे। कोई पास्ट तो पास्ट को बताएगा, कोई फ्यूचर फ्यूचर को बताएगा, लेकिन इकलौता ऐसा टेंस है बेटा जो तीनों टेंस के सेंस को बताता है। गेटिंग माय पॉइंट सर? अब जी आगे आओ। इसके रूल्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो रूल्स तो हमने वहां डिस्कस कर ही लिया था, पर थोड़ा सा डिटेल में और कर लेते हैं चीजों को डिस्कस यहाँ। जैसे मैंने यहाँ पे सर लिखा पॉजिटिव का रूल, इसका पॉजिटिव का। तो पॉजिटिव में सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी एस और ईएस होगा, प्लस में ऑब्जेक्ट होगा। मेरे भाई ध्यान से सुनना समझना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ईएस कब लगता है मेरे भाई, इसको थोड़ा बता देता हूं, ध्यान देना। अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, क्या होगा सर? सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो ही बेटा हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस का यूज करना होगा, अदरवाइज नहीं मेरे भाई। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, अगर कईयों को भूल रहेंगे तो बता देता हूं। सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं हमारे पास मेरे भाई, जैसे ही हुआ, शी हुआ, इट हुआ, एनी अ नेम हुआ, ये है सिंगुलर सब्जेक्ट, हाँ या ना सर? इनके साथ बेटा हमें एस सी एस का यूज करना पड़ता है, ठीक है मेरे भाई? अच्छा, वहीं पे अगर हमारे को पॉजिटिव में दिख जाए, पॉजिटिव में दिख जाए क्या बच्चों? प्लूरल सब्जेक्ट। क्या दिख जाए बच्चों? प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ना एस होगा ना ईएस होगा। गेटिंग माय पॉइंट भाई? मुझको बात समझ में आ रही है? प्लूरल क्या होता है सर? सोनू एंड मोनू लिख दिया, एक नाम से ज्यादा सर। सोनू एंड मोनू लिख दिया जो एक नाम से ज्यादा है सर, ध्यान देना। यू लिख दिया सर, ये भी प्लूरल है। वी लिख दिया, ये भी प्लूरल है। दे लिख दिया, ये भी प्लूरल है। और एक दुर्भाग्य बस आई को भी मानना पड़ता है प्लूरल इस टेंस में। तो इनके साथ बेटा क्या करते हैं? सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। वहीं बेटा जो अगर नेगेटिव में आ जाए हम, अगर हम नेगेटिव को लेके चलते हैं, तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट होगा, डू होगा और डज होगा, साथ में हमारे पास नॉट भी होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, प्लस में ऑब्जेक्ट होगा। ध्यान से समझना बच्चों, हमने भी डिस्कस किया कि जिसके लास्ट में एस होता है सिंगुलर, डज का यूज होगा सिंगुलर के साथ और डू का यूज होगा बेटा प्लूरल के साथ। गेटिंग माय पॉइंट बेटा? यहां तक सबको समझ में आ गया? अब आओ जी अगली बात पे। ये जो टेंस होता है ये क्या डिस्क्राइब करता है, कैसे मीनिंग प्रोवाइड करता है हमें? तो पहला लिखा है टू मेंशन यूनिवर्सल ट्रुथ। जितने भी यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं वो इसी टेंस में लिखे जाएंगे। जैसे क्या लिखा है? अर्थ मूव्स अराउंड द सन, जो पृथ्वी है वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है मेरे बच्चे? अच्छा, टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं, काट देंगी तो पैरेलल लाइन ही नहीं बेटा, ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ हुआ।
किसी का रूटीन हुआ, हैबिट हुआ, यू ऑलवेज कम लेट, शी नेवर अटेंड्स योर क्लास, ये भी सर रूटीन है किसी का। आगे देखो, न्यूज हेडलाइन, ध्यान से सुनो, बड़े इंपॉर्टेंट लाइन, न्यूज हेडलाइन टाइटल हुआ, किसी का सेइंग हुआ, सेइंग हुआ, वो इसी टेंस में रहता है बेटा। इंडिया विन बाय 9 विकेट। अब कई बच्चे सोचे इंडिया विन क्यों लिखा, इंडिया विंस भी लिख सकते थे, लेकिन मेरे बच्चे ध्यान देना, होता पता है क्या है, होता हमारे पास ये है कि हम जब बात करते हैं किसी कंट्री की जीत और हार के लिए तो प्लूरल माना जाता है। गेटिंग माय पॉइंट सर? आपने मैच देखा होगा, मैच में लिखा हुआ आता है सर ऐसा, इंडिया हैव वॉन द टॉस एंड ऑप्टेड टू बैट फर्स्ट, है ना भाई भाई। अच्छा, आगे देखेगा इस चीज को थोड़ा सा, एक पॉइंट और यहां पे है सर, लाइव कमेंट्री। सर क्या बच्चों, लाइव कमेंट्री, जो हम लाइव कमेंट्री देखते हैं क्या सर, जितने भी हम लाइव कमेंट्री देखते हैं, लाइव कमेंट्री याद रखना, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, जितना भी हम लाइव में कमेंट्री देखते हैं, चाहे क्रिकेट मैच हो या कोई प्रोग्राम हो, वो सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। जैसे अभी मैच देखा होगा आपने, मैच में हिंदी में तो कैसे ही बोल देते हैं कि एक बार गेंदबाज फिर तैयार, धीरे धीरे कदमों से अंपायर को पार करता, और एक अच्छी गेंद बैट्समैन ने खेल दिया, गेंद गई गैप में, तो खिलाड़ी पकड़ रहे, नहीं रोक पाएंगे, 4 रन। लेकिन उसी को जब इंग्लिश में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, बॉलर स्टार्ट्स टू रन, ही passes the umpire, he bowls very good, batsman plays the shot, ball goes into the gap, two fielder try to chase and finally ball wins the race। तो वो इसी टेंस में कहलाएगा। सिर्फ क्रिकेट ही नहीं सर, अगर आप किसी फंक्शन में, जैसे आप देखते होंगे मोदी जी कभी किसी समारोह में जाते हैं, नरेंद्र मोदी, तो उसको जब न्यूज वाले अब कवरेज देते हैं तो इंग्लिश में यही टेंस यूज करेंगे, नरेंद्र मोदी इंडियन प्राइम मिनिस्टर, ही वॉक्स स्लोली टुवर्ड्स द पोडियम, ही वेव्स ऑल द क्राउड, ही रिस्पेक्ट्स ऑल द पीपल ऑल अराउंड हिम। तो टेंस यही रहता है मेरे भाई, सिंपल सी बात याद रखना। जो भी हमारी साइकोलॉजी होती है वो इसी टेंस में रहती है बॉस, ध्यान देना। साइकोलॉजी मतलब इसको हम मानते हैं, ट्रू लव नेवर डाइज, सच्चा प्यार कभी मरता नहीं, बट इट किल्स, मजाक वाली बात है सर ये। अच्छा, व्हेन सन फॉल्स इन लव फादर जस्ट नोस, ये मुझे जरूर बताना किस मूवी का डायलॉग है, कमेंट सेक्शन में बता देना एक बार। फिलोसफी सर, जिसको हम मानते हैं जीवन शास्त्र, दर्शन शास्त्र कहते हैं हम। नोबडी डाइज हंग्री, कोई भूखा नहीं मरता, एवरीवन गेट्स इक्वल टाइम, सभी को बराबर समय मिलता है, ठीक है मेरे भाई। तो ये सब चीजें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाती है, ध्यान देना। आओ जी, अब असली खेला यहां से स्टार्ट होगा कि हम इन टेंसेस को यूज कब करते हैं। मैंने कहा था ना, रूल याद करना अलग चीज है, उनको इंप्लीमेंट करना अलग चीज है, तो वो इंप्लीमेंटेशन कब होगा इन रूल का। अब देखो बेटा, कह रहा एडवर्ब ऑफ टाइम, ये वो टाइम वर्ड्स हैं बेटा, ये वो टाइम वर्ड्स हैं जो बताएंगे कि हमें इस टेंस का यूज करना है। गेटिंग माई पॉइंट? जैसे पहला है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी को बताते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा 9th-10th में, फ्रीक्वेंसी डाटा हैंडलिंग वगैरह में, बारंबारता, कि कौन सा काम कितनी बार हुआ है ना सर। जैसे अभी आप देखोगे किसी खिलाड़ी का स्कोर कार्ड दिखाते हैं क्रिकेट में, तो लिखा था 50 कितनी बार बनाई, सेंचुरी कितनी बार बनाई, इस खिलाड़ी ने 5 विकेटें कितनी बार ली, है ना सर। तो इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है मेरे भाई। तो ऑलवेज, हमेशा, ऑफन का मतलब क्या होता है, ध्यान देना। ऑफन का मतलब होता है ऑलमोस्ट ऑलवेज, ऑलमोस्ट ऑलवेज, जो लगभग ऑलवेज ही हो, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, यूजुअली, आमतौर पे, रिपीटेडली, रिपीट, फ्रीक्वेंटली, लगभग, हमेशा, है ना, ओकेशनली, अवसर पे, जब भी ये वर्ड आ जाए आपको सर छाप देना प्रेजेंट इंडेफिनिट, मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है भाई। अच्छा, इनका जब यूज होता है तो याद रखना ये सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आते हैं। कहां आते हैं सर, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आते हैं। गेटिंग माय पॉइंट बेटा? चलिए आगे, अगला है फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम, जैसे एवरी मॉर्निंग, एवरी नाइट, एवरी वीक, या कह लो एवरी डे कह लो, एवरी डे कह लो, ठीक है मेरे भाई। ये सब इसी की पहचान है, ठीक। और भी लिख सकते हो आप, वंस अ डे, दिन में एक बार, ट्वाइस अ वीक, सप्ताह में 2 बार, ईटीसी, इस तरह की चीजें और आ सकती है, हाँ या ना मेरे भाई। कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, देखो बेटा इसमें, मोहन इज ऑलवेज, जैसे आपने ऑलवेज देखा तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ये इसकी जरूरत हमें नहीं थी, टेलिंग की नहीं सर, टेल्स होगा, क्या होगा, टेल्स, हाँ या ना सर। ही इज ऑफन प्लेइंग सर, जैसे ऑफन देखा सर, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं रही, यहाँ पे कर दो बेटा प्लेस। ऐसे क्वेश्चन में एरर आते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन अभी रखे हुए हैं। कविता इज हेल्पिंग कॉमन ऑफन, बेटा एक तो ऑफन की प्लेसमेंट यहाँ होनी चाहिए, बाकी ये नहीं होगा, और यहाँ होगा हेल्प्स, क्या होगा। शिखा इज एवरीडे मीटिंग राहुल, हर दिन राहुल से मिलती है, तो बेटा ध्यान से समझना कि जो एवरीडे अपनी जगह पे लिखा हुआ है वो सही हो सकता है, या इसको यहाँ लाएंगे, ये आता है आखिरी में, और यहां से इसको हटा के मीट्स करेंगे, क्या करेंगे सर, मीट्स करेंगे, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, एक बात और देखो, ये जो फ्रीक्वेंसी वाले बेटा होते हैं ये हमेशा आखिरी में होते हैं, कहाँ होते हैं सर, आखिरी में होते हैं, कहाँ होते हैं सर ये वाले, आखिरी में, याद रखना, इनको आखिरी में लगाते हैं, ठीक है मेरे भाई।
समझ में आ रहा है? चलो, नेगेटिव एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है। नेगेटिव एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं, ध्यान से समझो बेटा। जैसे नेवर मतलब कभी नहीं, और ऑफन मतलब होता है ऑलमोस्ट नेवर, बिल्कुल उसी की तरह जैसे हमने अभी पढ़ा ऑफन का बेटा। सेल्डम जो होता है वो ऑफन का अपोजिट है, ऑलवेज है जो वो नेवर का अपोजिट है। रेयरली, बेयरली, हार्डली, स्कार्सली एक ही मतलब है, लगभग ना के बराबर सर, लगभग ना के, और ये नेगेटिव वर्ड्स भी होते हैं। शी नेवर डज नॉट टच, जब नेवर आ गया तो नॉट की रिक्वायरमेंट खत्म होगी, डस की रिक्वायरमेंट खत्म होगी, और यहां होगा टेल्स। हाँ या ना मेरे भाई? दो सवाल बड़े बेहतरीन है आपके लिए, जरा करके देखना एक बार। देखो, परमानेंट एक्शन को बताता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये बात ऑल ओवर याद रखना। अ पोस्टमैन डिलीवर्स और डिलीवर्ड लेटर एज ही गॉट हिज फर्स्ट सैलरी ही स्पेंट इट क्विकली। बेटा ध्यान से सुनना चीजों को। पहला क्वेश्चन देखो बेटा क्या कह रहा है, यहां पे ना खेल अ का है। खेल किसका है? अ का है। ये जो अ और ए इसका खेल है। ध्यान से समझोगे, ए और एन की दो मीनिंग होती है बेटा। एक मीनिंग होती है हमारे पास ए और एन की वन, ये वन की वीकर फॉर्म है जिसको हम एक कहते हैं। और एक मीनिंग होती है मेरे बच्चे इसमें, इसका मतलब होता है एनी। अब कैसे समझो बेटा, जैसे मैंने कह दिया आई हैव अ कार, तो यहां पे इसका मतलब एक है, हाँ या ना सर? पर मैं ये कह दूं अ फादर लव्स हिज वन डॉटर मोर देन थ्री सन्स, तो ये कौन सा फादर है? दुनिया का एक पिता या हर पिता? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ बात हो रही है हर पिता की। अगर बात हो रही है हर पिता की मेरे भाई, तो इसका मतलब ये जनरल सेंस, जो पिता कल थे वो भी, जो है आज वो भी, जो आगे पिता बनेंगे वो भी, उन सब की बात हो रही है। और जब तीनों टाइम की बात हो रही है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। यहां कह रहा है अब पोस्टमैन डिलीवर और डिलीवर्स लेटर, डाकिया पत्र बांटता है, तो सर कौन से टाइम का डाकिया? जो पहले था वो भी, जो आज है वो भी, और जो आएगा वो भी। अगर तीनों की बात हो रही है तो आंसर क्या होगा हमारा? डिलीवर्स। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख दिया जाए तो द पोस्टमैन डिलीवर्स और डिलीवर्ड लेटर, अब क्या होगा सर? अब जैसे यहां पे द लगा, तो द का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक। द मतलब स्पेसिफिक, ये किसी एक ही टाइम को, एक ही पर्टिकुलर पोस्टमैन को बता रहा है। अगर एक पर्टिकुलर पोस्टमैन है तो पर्टिकुलर टाइम का होगा। और हमें पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट जनरल सेंस को बताता है, तीनों टाइम को बताने का काम करता है, तो वो तो पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए ये आंसर कट गया, इसका आंसर ये होगा। ठीक है मेरे भाई, चलो। अब आ जाओ जी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ये कॉन्सेप्ट खत्म करेंगे, फिर इस वीडियो को यहाँ पे रोकेंगे, फिर अगली क्लास में मिलेंगे, है ना? इसका नेक्स्ट पार्ट लाएंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता क्या है समझो मेरे भाई। इसकी हिंदी की जो पहचान है, जो आप रटते हो, वो ये है कि सर वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, खड़ा है, खड़ी है, बैठा है, खड़ी है, बैठा है, बैठी है, बैठे हैं, बैठा हूं, आदि मेरे भाई, ये होता है इसका कॉन्सेप्ट। अब समझो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है बेटा, ध्यान से समझना। ये किसी काम की क्वांटिटी को बताता है, लेकिन क्वांटिटी मतलब कि कोई ऐसा काम जो चल रहा है। लेकिन ध्यान देना, ये वो काम है जो टेम्परेरी चल रहा है, परमानेंट नहीं होना चाहिए। जैसे पृथ्वी भी से चक्कर लगा रही है, ये भी तो काम हो रहा है, लेकिन ये परमानेंट है, ये इस टेंस में नहीं आएगा। बात समझ में सर? मैंने कहा कि मेरे घर के सामने एक आम का पेड़ खड़ा है, या आम का पेड़ खड़ा है, तो सर यहां पे जो है ना, वो आम का पेड़ परमानेंट है, जब तक है तो वहीं रहेगा, हिलेगा थोड़ी वहां से, तो वो इस टेंस में नहीं आएगा। लेकिन मैं कहूं कि मेरे घर के सामने सब्जी वाला खड़ा है, तो सर वो क्या होगा हमारे पास? ये है टेम्परेरी। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या करता है समझो मेरी बात को बेटा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या करता है बच्चों, ध्यान से समझना। इट शोज, ये दर्शाता है, द क्वांटिटी ऑफ एनी एक्शन एट प्रेजेंट फॉर अ वाइल। फॉर अ वाइल एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है टेम्परेरी। क्या होता है बच्चों? टेम्परेरी, जो काम टेम्परेरी हो। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से सुनना समझना, ठीक है? अच्छा, इसकी रूल्स की बात करें अगर, तो रूल्स तो मैंने पहले बता दिया था, एक बार फिर से रिपीट कर दूं सर, कि सब्जेक्ट होगा इसमें इज एम आर होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी आईएनजी होगी, और ऑब्जेक्ट होगा, हाँ या ना सर?
अगर आप इसको नेगेटिव बनाना चाहेंगे तो आप इसके बाद ही यहाँ पे नॉट लगा सकते हैं। ठीक है भाई, नेगेटिव बनाएंगे तो। अब 2 पॉइंट है इसलिए मैंने लिखा है, बड़े काम के 2 पॉइंट है बेटा। पहला पॉइंट है, ये मेंशन करता है ऐसे एक्शन को जो बोलते समय हो रहे हो। जो काम बोलते समय हो रहा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, अब कोई मुझे फोन कर दे कि भाई अभी क्या कर रहे हो, तो मैं पढ़ा रहा हूं यार, मैं क्लास ले रहा हूं भाई। तो ऐसे वर्ब एडवर्ब्स जैसे नाउ, राइट नाउ, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, करेंटली, ये इसकी पहचान है। जहां भी आ जाएंगे सर, ही इज रीडिंग अ बुक नाउ, ये सही है सर। जैसे हमने नाउ को देखा तो सर यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जायज है। यही टाइम वर्ड बता रहा है इस टेंस को, वर्ब की फॉर्म को, ये सही है, यही हमें सीखना भाई पहले। द कस्टमर यू आर ट्राइंग टू इज करेंटली स्पीकिंग टू समवन एल्स, जिस कस्टमर को आप ट्राई कर रहे हो वो किसी और से भी बातें कर रहा है। हाँ या ना सर। दूसरा है पैरेलल एक्शन। पैरेलल एक्शन क्या होता है समझना मेरे भाई। पैरेलल एक्शन होता है वो काम जो अभी हो नहीं रहा पर बैकग्राउंड में हो रहा है सर। जैसे मान लो आपकी मम्मी ने आपको दिए 200 रुपए कि जब बेटा सब्जी लिया बाजार से। हाँ या ना सर। आप बाजार में सब्जी लेने गए, दुकानदार से बोला अंकल 200 रुपए नहीं 175 लगा लो, 25 रुपए कम कर लो। आप बार्गेनिंग कर रहे हो, क्यों, अब तो एडवांस महंगी हो गई सर। हाँ या ना। तो आप जब बार्गेनिंग कर रहे हो तो आपको दोस्त मिल जाए बाजार में, और भाई गुड्डू क्या कर रहा है आजकल। उसने क्या पूछा, आजकल क्या कर रहा है, तो क्या बोलोगे, बार्गेनिंग कर रहा हूं, नहीं सर। अगर बोलता है अभी क्या कर रहा है, तो बोलोगे यार बार्गेनिंग कर रहा हूं, सब्जी खरीद रहा हूं। हाँ या ना। उसने आजकल क्या कर रहा है, तो आप बताओगे जो काम आपके बैकग्राउंड में चल रहा है, यार एसएससी की तैयारी कर रहा हूं, यार पढ़ा रहा हूं, नौकरी ढूंढ रहा हूं, जो बैकग्राउंड में है। तो उनके लिए हमारे पास क्या वर्ड है, दीज डेज, नाउ डेज, अडेज मेरे भाई, है ना। शी लुक फॉर अ न्यू जॉब नाउ डेज। जैसे नाउ डेज को देखा सर, हमें समझ में आया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, तो यहां पे होगा सी इज लुकिंग। हाँ है ना। ही वर्क्स देयर दीज डेज जैसे देखा सर, तो यहां पे क्या होगा, ही इज वर्किंग। हाँ या सर। आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट और कॉन्टिन्यूअस की एक खूबसूरत बात और बताता हूं, ध्यान सुना। प्रेजेंट इंडेफिनेट परमानेंट एक्शन, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेम्परेरी एक्शन। जैसे कि सर आपने गाना सुना होगा, सुन रहा है ना तू रो रहा हूं मैं, लड़की नहीं सुन रही हूं, रो रहा हूं मैं बोल रहा है। रो रहा हूं मतलब टेम्परेरी रो रहा है, कुछ देर बाद हंसेगा, ठीक रहेगा। हाँ या ना सर, तभी लड़की नहीं सुन रही है। अच्छा, एक गाना सर आपने पहले सुना होगा, बहुत पुराना गाना, मेरी किस्मत में नहीं तू शायद, मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूं, करता हूं। करता हूं मतलब पहले भी करता था, अब भी करता हूं, आगे भी करूंगा, ये परमानेंट है सर। गेटिंग माय पॉइंट। अब जो चीज अगली बातचीत पे अब कह रहा है कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, ऐसे कैटेगरी के वर्ब्स हैं जनरली जिनको हम यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं इन प्लेस ऑफ कॉन्टिन्यू। मतलब कुछ ये ऐसे वर्ब्स की लिस्ट है सर जिनको हम जनरली आईएनजी नहीं बनाते हैं। अगर मैं इनको आईएनजी बनाऊंगा तो इनकी बेसिक मीनिंग क्या मेरे भाई, बेसिक मीनिंग खत्म हो जाएगी, इनकी मीनिंग चेंज हो जाएगी। सर क्यों सर, समझते हैं। जो हमारे सेंस हैं, जैसे सी है, टेस्ट है, स्मेल है, टच है, फील है, ये एक्चुअल परमानेंट काम करते हैं। परमानेंट, अगर इनका सेंस परमानेंट है, जैसे मैंने कह दिया आई सी, आई टेस्ट, आई स्मेल, तो ये परमानेंट है सर, ये कॉन्टेस्ट नहीं बन सकते। मैं ये नहीं कह सकता आई एम टेस्टिंग, आई एम सीइंग, नो, परमानेंट। हाँ, अगर मैं कोई काम टेम्परेरी कर रहा हूं, जैसे मैंने कह दिया आई एम टेस्टिंग दिस पिज्जा, तो मैं टेस्ट कर रहा हूं, ये हो सकता है। पर वो आई टेस्ट, या मैं कह दूं कि मैंने कह दिया कि आई एम, सपोज करो आई एम स्मेलिंग, गलत, आई स्मेल, परमानेंट होगा, क्योंकि हमारे सेंसेस है वो परमानेंट काम करते हैं मेरे भाई। ठीक। फीलिंग्स है हमारी, लाइक है, लव है, हेट है, क्रेव है, डिजायर है, ये भी बेटा आईएनजी नहीं बनते जनरली। इसमें से जो आईएनजी बनता है हमारे पास लव है सर। लव, लव का अगर आईएनजी बनेगा, लव का अगर लविंग बनेगा, लव का अगर लविंग बनेगा तो इसका मीनिंग होगा ईटिंग, ड्रिंकिंग और इंजॉइंग। क्या होगा सर, इंजॉइंग। जैसे आप मैगडी वगैरह जाते हो तो उसके रैपर पे लिखा दिखता है आई एम लविंग इट, मतलब खा रहा हूं, पी रहा हूं, मजे कर रहा हूं। हाँ ना सर। अच्छा, मेंटल एक्टिविटी, थिंक आईएनजी नहीं बनेगा, बट थिंक आईएनजी कब बनेगा, जब भी इस थिंक को थिंकिंग एज अ वर्ब यूज करोगे तो मतलब प्लान करना, कुछ योजना बनाना सर। डिसाइड का नहीं बनेगा, नो का नहीं, परसीव का नहीं बनेगा। अपीयरेंस में सर लुक का आईएनजी नहीं बनेगा, बट फ्रेजल वर्ब में बन सकता है, जैसे हमने कहा लुकिंग फॉर, लुकिंग इनटू, है ना भाई। सीम का भी नहीं बनेगा, अपीयर, रिजेंबल, इनका भी नहीं बनेगा। पोजेशन में सर हैव है, हैव का जब आईएनजी बनता है, हैविंग, तो इसका मतलब ही होता है ईटिंग, ड्रिंकिंग, इंजॉइंग। क्या होता है सर, ईटिंग, ड्रिंकिंग और इंजॉइंग। सर ध्यान देना, जैसे मैंने कह दिया आई एम हैविंग कप ऑफ टी, मैं चाय पी रहा हूं सर, ठीक है सर।
ऑन बिलोंग इनका नहीं बनेगा सर, ऐसे ही हमारे पास ये है। कुछ क्वेश्चन देखे जाए बॉस। सी सीइंग अ माउंटेन, तो सर माउंटेन को देखना तो जनरल सेंस है सर, जनरल सेंस हुआ सर, तो हमारे पास क्या होगा, सी सीज। यू आर रिस्पेक्टिंग, रिस्पेक्ट करना सर ये हमारा एक मेंटल एक्टिविटी है सर, कौन किसकी रिस्पेक्ट कर रहा है हमें दिखाई नहीं देगा, तो इसका भी आईएनजी नहीं बनेगा, यू रिस्पेक्ट। ही इज बिलीविंग, किसी चीज में बिलीव करना, ये दिखाई नहीं देगा, मेंटल एक्टिविटी है सर, ध्यान देना। नैना बिलीव्स, ठीक। द स्टूडेंट आर वांटिंग, बेटा वांटिंग क्या है बच्चों, ये पोजीशन है सर, ये भी दिखाई नहीं देगा सर, तो जो चीज दिखेगी नहीं हम कैसे बताएं कि चल रहा है कि नहीं चल रहा, सिंपल सी बात है सर। द स्टूडेंट वांट, टीसीएस। ही इज नीडिंग, पोजीशन है सर, ही नीड्स। पायल इज ट्रस्टिंग, मेंटल एक्टिविटी है सर, ट्रस्ट। ही इज नॉट मैटरिंग, बेटा नहीं, इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर। ही इज हैविंग अ कार, ही हैज। शी इज हैविंग कप ऑफ टी, ठीक है। ही वॉज, और ये ठीक है, देखो कह रहा है ही वॉज और या इज कह लो, हैविंग अ डिनर, वो चाय पी रहा था या चाय पी रहा है, अपने आप में सही है। आई एम थिंकिंग यू, अगर सोचने की बात सिर्फ है तो आई थिंक क्या होगा सर, आई थिंक। आई एम थिंकिंग ऑफ माई न्यू बिजनेस, मैं प्लानिंग कर रहा हूं, बिल्कुल जायज है सर। द मैनेजर थिंक्स ऑफ अ न्यू ब्रांच ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, कोई प्लान कर रहा है, ठीक है सर। वी आर हेयरिंग, हेयर मतलब सुनना और हेयरिंग मतलब सुनवाई। द नॉइस, अच्छा नॉइस ऑफ फेंस कह रहा है तो यहाँ हेयरिंग नहीं सर, क्या होगा, हियर, सुनते हैं। द कोच हियर्स द रीजन फॉर ऑफ हिज फेल्यूर, तो यहाँ क्या होगा सर, उनकी सुनवाई कर रहा है कि बताओ भाई कैसे मैच हारे, पाकिस्तान वाले हार गए, बौखला गए, तो ऐसी कोच बोल रहा बताओ भाई क्या रीजन रहा मैच हारने का। द जज इज हेयरिंग, रोज स्मेल्स नेचुरल है सर, ध्यान देना। कीर्ति स्मेलिंग अ फ्लावर, सर ये हमारा ये हो सकता है, क्योंकि कीर्ति थोड़ी मतलब स्मेल करती है फ्लावर को बेटा, पर रोज स्मेल करता है स्वीट, ये नेचुरल है, और ये सर हमारा टेम्परेरी है, तो दोनों ठीक हुए बेटा। आगे हमारे पास क्या बचा है बॉस, ग्रेजुअल चेंजेस क्या होते हैं, ध्यान देना। ग्रेजुअल चेंज होते हैं वो बदलाव जो धीरे धीरे होते हैं, क्या मेरे भाई, धीरे धीरे सर। जैसे मैंने कहा सर, इसके लिए ग्रेजुअली, इंटरमीडिएटली, रुक रुक के, डे बाय डे, धीरे धीरे। ही इंप्रूव्स हिज इंग्लिश ग्रेजुअली, बेटा ध्यान समझना, चेंजेस दो प्रकार के होते हैं कोई भी, एक होता है ग्रेजुअल, अगर कोई ग्रेजुअल बदलाव है, धीरे धीरे हो रहा है, तो वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में। और एक होता है सडन, अगर कोई सडन चेंज है तो परफेक्ट टेंस। जैसे सर एग्जांपल समझो, कांच का टूटना, गिलास का टूटना, ये सब चीजें, तो ऐसा तो होगा नहीं कि सर गिलास टूट रहा है, ये तो टूट गया या नहीं टूटा, ठीक है मेरे भाई। लेकिन जो ग्रेजुअल होते धीरे धीरे, एग्जांपल समझो, किसी में बदलाव आना। अब मान लो आपको रात तक मैथ नहीं आती थी, रात में आपने सर 4 चपाती के साथ फॉर्मूले लपेट लिए, सुबह आप आर्यभट्ट थोड़ी बन जाओगे। आप में कभी किसी चीज का बदलाव आएगा, इंप्रूवमेंट आएगा, तो वो ग्रेजुअली आएगा सर, धीरे धीरे आएगा सर। तो जैसे यहाँ पे क्या होगा, ही इज इंप्रूविंग, ही इज इंप्रूविंग हिज इंग्लिश ग्रेजुअली। द ट्रेन रन्स, ट्रेन इज रनिंग, धीरे धीरे, रुक रुक कर चल रही है सर, रुक रुक कर चल रही, इंटरमीडिएटली, रुक रुक कर। द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, ठीक है सर, टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है आगे। अब एक क्वेश्चन बड़ा शानदार है, आई थिंक शायद ये आखिरी क्वेश्चन है आज का, हाँ भाई बिल्कुल आखिरी है। इस क्वेश्चन को देखो, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, कह रहा है माई मदर गोज आउट फॉर अ वॉक एवरी डे एज द डॉक्टर हैज एडवाइज हर, डॉक्टर ने कहा है कि भाई आप ऐसा करो अगर तुम जल्दी ठीक होना चाहती हो, ठीक है भाई। अगर इस क्वेश्चन को सिर्फ यहां तक देखें तो कोई एरर नहीं है, पूरा ठीक है ये, यहां तक देखेंगे तो पूरा ठीक है। लेकिन खेल सर इसके बाद का है, क्योंकि यहां तक देखेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट किसी की आदत होती है, परमानेंट होता है, रूटीन काम होता है। तो यहां तक तो लगा कि माँ का काम में बाहर जाना उसकी आदत है ना, हर दिन जाती है, तो ठीक है भाई। लेकिन जब इसके आगे पढ़ोगे आप, कह रहा है डॉक्टर ने उनको एडवाइस किया है ऐसा करने को, तो इसका मतलब क्या, माँ का वॉक पे जाना बाहर माँ की खुद की हैबिट है, किसी कहने पे हो रहा है। अगर ये माँ की हैबिट होती तो डॉक्टर को कहना ही नहीं पड़ता। इसका मतलब माँ का ये हैबिट नहीं है, डॉक्टर के कहने पे हो रहा है, तो ये काम टेम्परेरी है सर। क्या सर, अगर ये काम टेम्परेरी है तो यहाँ क्या आएगा बच्चों, इज गोइंग, क्या आएगा बच्चों, इज गोइंग। गेटिंग माय पॉइंट सर, सभी को समझ में आया। तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा आज का सेशन, बहुत मजा आपको आया होगा और काफी चीजें सीखने को मिली होंगी।
अगर वाकई आपने कुछ सीखा इस वीडियो से, इस सेशन से, तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कुछ पूछना हो तो कमेंट करना। फिर आपसे मिलेंगे अगली क्लास में सेम टाइम सेम जगह। तब तक आप मस्त रहें, व्यस्त रहें और स्वस्थ रहें। राधे राधे।